नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। विधान परिषद में नेता सदन के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य बने हैं सदन के नए नेता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य को बधाई दी है। केशव प्रसाद मौर्य बने हैं विधान परिषद में सदन के नेता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य को बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया है। विधान परिषद में नेता सदन के पद से दरअसल उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस पोस्ट पर अब केशव प्रसाद मौर्य हैं और उन्होंने यानी कि स्वतंत्र देव सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य को बधाई दी है। नीरज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे लखनऊ से। नीरज, इसकी जरूरत क्यों थी? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर ये है कि इस समय जो नेता सदन थे विधान परिषद में स्वतंत्र देव सिंह ने अपना इस्तीफा दिया और तत्काल ही जो है केशव देव मौर्य को वो सीट दे दी गई। और इस समय अगर हम बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह ने अभी प्रदेश अध्यक्ष पद का उनका कार्यकाल पूरा हुआ था और जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी और उनका कद जो है वो काफ़ी डिप्टी सीएम के पहले इक्विवेलेंट माना जाता था, लेकिन उनका कद अब काफ़ी कम हुआ और इस पोस्ट पर वरिष्ठ आदमी ही बैठता है जो सत्ता पक्ष का होता है, तो लिहाजा केशव मौर्य उसके लिए परफेक्ट व्यक्ति थे और उन्हें ही ये सीट मिलनी थी, ये पहले से तय था। और फिलहाल उनकी अगर कहा जाए तो नेता सदन के तौर पर विधान परिषद में ताजपोशी हो गई है और उनको बधाइयों का तांता जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव तमाम लोगों ने देना भी शुरू कर दिया है। तो केशव मौर्य का कद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य बने हैं सदन के नए नेता। एक तरीके से कद और बड़ा हो गया है। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी आप स्वतंत्र देव सिंह को देखें तो चुनाव में उन्होंने निभाई, अब वो कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में पावर बैलेंस करने की कोशिश हो रही है क्या ये? जी बिल्कुल, पावर बैलेंस का ही ये पूरा खेल है। जिस तरह से अभी तक स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट में मंत्री भी थे, जल शक्ति जैसा भारी भरकम विभाग उनके पास था और इसके अलावा वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे और इसी प्रदेश अध्यक्ष के रहते उन्होंने 250 से ज़्यादा सीटें और पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने 2022 का चुनाव अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाला। ये उपलब्धि उनके लिए रही है खास। लेकिन केशव मौर्य इस समय डिप्टी सीएम है और उनका कद भी किसी तरह से कहा जाए कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी चेहरे के रूप में उनकी बड़ी पहचान है और ओबीसी चेहरे के ही रूप में स्वतंत्र देव की भी एक बड़ी भूमिका रही है। तो ओबीसी चेहरे को ही लाते हुए एक बार भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि स्वतंत्र देव सिंह को हटाकर किसी और को नहीं बल्कि उन्हीं के समकक्ष एक ओबीसी चेहरे को एक बार फिर से बड़ा कद दिया गया है। विधान परिषद में नेता सदन की भूमिका केशव मौर्य अब निभाने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद में नेता सदन की जो पोस्ट थी वो छोड़ दी है उन्होंने और उनकी जगह पर केशव प्रसाद मौर्य इस पोस्ट पर काबिज हुए हैं और स्वतंत्र देव सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य को इसके लिए बधाई भी दी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। 2014 में जो आए वो 2024 में नहीं आएंगे। 2014 में जो आए वो 2024 में नहीं आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये कहा है नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाने से नुकसान हुआ है। अब नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है चूंकि उन्होंने पाला बदल लिया है, एक बार फिर से पलट गए हैं, तो वो ये कह रहे हैं महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद अब वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने से उन्हें नुकसान हुआ है। वो 50 से कम सीटों पर सिमट गए हैं। 2020 में जेडीयू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, ये उन्होंने बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई, देखिए जिनको 14 में मिला अब 24 है ना फिर, तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए आगे। तो सब लोग एकजुट हो जाएं। नीतीश कुमार एक तरीके से आह्वान ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो एकजुट हो जाए जैसे बिहार में हुआ है। बिहार में खेला हो गया और यही वो चाहते हैं।
देश के स्तर पर भी हो। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अश्विनी चौबे का नीतीश कुमार पर हमला देखने को मिला है। नीतीश ने पीएफआई पर कार्रवाई नहीं की, अश्विनी चौबे अब कह रहे हैं। देखिए कैसे चीजें बदल जाती है, कैसे बयान बदल जाते हैं। अब अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि पीएफआई पर कोई कार्रवाई नीतीश कुमार ने नहीं की। पाला बदलते नीतीश कुमार ने पाला बदला है और तमाम लोगों के बयान भी अब बदले बदले से सामने आ रहे हैं। अश्विनी चौबे अब कह रहे हैं कि पीएफआई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री जब पटना के दौरे पर गए थे तो पीएफआई का कनेक्शन वहां पर आया था, साजिशों की बात सामने आई थी। एनआईए जांच कर रही है और इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने पीएफआई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बिहार के लिए बीजेपी संघर्ष करती रहेगी। अपने जब जब ये मौन होता है तो नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश होती है। नरेंद्र भाई मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, बिहार आए थे 2013 में, गांधी मैदान लहूलुहान हुआ था हुंकार रैली में। कितने लोग शहीद हो गए और कितने लोग घायल हो गए, लेकिन आज तक आपने कोई जांच नहीं बैठाई। बिहार सरकार कोई जांच नहीं। जवाब दीजिए। 2013 के बाद जब 2022 में जब जानते हैं बिहार, आपको बताया गया है कि बिहार में पीएफआई का जाल फैल रहा है, पीएफआई का जाल फैल रहा है। आपने एनआईए को साथ देने के बदले आपके लोगों ने मतदाता समझ करके पीएफआई को साथ देने का काम किया। आपने एनआईए जो कुचल रहा था, ये जो ज्वालामुखी के विस्फोट पर, आज बारूद के विस्फोट पर बैठा हुआ है, बारूद के भंडार में बैठा हुआ बिहार, आज बिहार की अस्मिता की रक्षा के लिए, बिहार के लोगों को सुरक्षा के लिए, बिहार की मां बहनों की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और आतंकवाद को कभी भी सहन दिया है। तो चलिए, बयान बदल रहा है, लेकिन बदलते बयानों और गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री का चेहरा दरअसल बिहार में वही है जो 2005 से बना हुआ है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कब कब नीतीश कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के सीएम बने थे नीतीश कुमार। बहुमत नहीं होने से 7 दिन की सरकार उनकी गिर गई थी और आज भी उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है 8वीं बार। दूसरी बार 2005 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 2005 शुरुआती महीनों में पहली बार सरकार बनी। 24 नवंबर 2005 को सीएम पद की शपथ ली क्योंकि बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और फिर सरकार जो है नवंबर में बनी थी। इस बार अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया बीजेपी के साथ मिलकर के। 2010 की बात करें, 24 नवंबर को उन्होंने फिर शपथ ली। 2010 को सीएम बने 26 नवंबर को। तीसरी बार जो है 26 नवंबर 2010 को सीएम बने नीतीश कुमार और 243 में से 206 सीटों पर जीत दर्ज की थी गठबंधन ने और इसलिए वो मुख्यमंत्री फिर बनाए गए, फिर बने। चौथी बार 2014 में आरजेडी के साथ सरकार बनाई। पाला बदला उन्होंने और फिर आरजेडी के साथ सरकार बनाई, लेकिन चेहरा यही है। बिहार में चेहरा यही है। गठबंधन के सहयोगी बदल जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ इकलौता यही है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर हालांकि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे घटनाक्रम देखने को मिले, बहुत सारे बयानबाजी हुई। 22 फरवरी 2015 को फिर से उन्होंने सीएम पद की शपथ ली और फिर उन्होंने सरकार चलानी शुरू की। लेकिन आगे फिर क्या होता है हम आपको बताते हैं। फिर 19 नवंबर 2015 तक अपने पद पर वो बने रहे। तो मुख्यमंत्री के तौर पर यही बिहार में चेहरा है। 5वीं बार 20 नवंबर 2015 को सीएम की कुर्सी पर फिर से काबिज हुए नीतीश कुमार। तो यह चेहरा नहीं बदला है। 6ठी बार घटनाक्रम नाटकीय रहा। लेकिन इन सब के बीच ललन सिंह क्या कह रहे हैं ये हम आपको सुनाते हैं, फिर इस के बारे में और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। और चुनाव लड़ेंगे, खैर उस बात को छोड़िए, लेकिन हमने कहा कि अरुणाचल में क्यों आपने दल बदल कराया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों को क्यों आपने तोड़ा। 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपको जरूरत थी, आप देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई, इसलिए कि आपको वोट चाहिए था।
और जैसे ही 2020 का विधानसभा का चुनाव आया, आपने षड्यंत्र किया, साजिश की और हमारे पार्टी के एक नेता को, जिसको मुख्यमंत्री जी ने खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ के उस पर विश्वास करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, उस आदमी को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनसे बात कर लीजिएगा और उसको मिला लिए हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र में, साजिश में। और साजिश करके कितने कैंडिडेट थे लोजपा के, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन लोगों ने लोजपा में भेज के टिकट दिलवा के और अपने सभी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश देके कि लोजपा के साथ लगे रहो, और चुनाव कराया 42, सब फिर वापिस आ गया और सब चुनाव हार गया। और चुनाव हारने के बाद सब फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गया। यही तो काम कर रहे थे 2020 में। बड़ा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का धर्म का निर्वाह कर रहे थे। और उसके बाद जब 2020 में हो गया, 42 सीट आ गई, तो मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, आपने जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाया। और जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनवाने के बाद जो छुटभैया नेता लोग जो बयान दे रहे थे कि हम बड़े भाई हैं, 2005 में आप कह रहे हैं 2005 में कितना सीट था? जेडीयू को 88 था, आपसे ज्यादा सीट था विधानसभा के चुनाव, तब भी बहुत ज्यादा था। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा, और हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता और एक नेता ने ये नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं। पूरे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन धर्म का पालन किया। 2010 के चुनाव में हमको कितना था? जनता दल यूनाइटेड को 118 सीट थी, सकते थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, बीजेपी भी है इसमें, उसको भी पर्याप्त सम्मान और इज्जत के साथ उन्होंने हिस्सेदारी दी। कभी नहीं कहा 2010 से 2015 तक उन्होंने नहीं कहा, हिस्सेदारी दिया उनको। 2015 से 2017 तक तो ललन सिंह को आप सुन रहे थे, वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वो 2005 का जिक्र भी कर रहे हैं, 88 सीट का जिक्र कर रहे हैं जब जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतकर आई थी, और 2020 का भी जिक्र कर रहे हैं। वो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि साजिशन बीजेपी ने लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अपने लोगों का, यानी कि बीजेपी ने अपने लोगों को टिकट दिलवाया, उनके लिए काम करवाया अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और जेडीयू को हराने की कोशिश की। और जेडीयू की अभी जो स्थिति है वो बीजेपी की वजह से, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया है। ललन सिंह ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। आज ही सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, फिर से लौटी है। 2017 में अलग हो गए थे, लेकिन फिर से अब महागठबंधन के पाले में जाकर के बैठ गए नीतीश कुमार, और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब पुराने साथियों को कोसने का दौर शुरू हो गया है। पुराने साथी जिनके साथ उन्होंने कई बार सरकार बनाई, लेकिन अब बीजेपी पर सीधा हमला कर रहे हैं ललन सिंह। वो कह रहे हैं कि साजिशन बीजेपी ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।
तो 2022 में 2024 की प्लान तैयार किया जा रहा है। ये तैयारी है विपक्ष की। दरअसल ये तैयारी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। नीतीश का प्लान 2024 क्या है। पीएम मोदी को चुनौती देने का प्लान है और इसका ट्रेलर उन्होंने आज दिखाया। उन्होंने कहा कि 2014 में आए थे 2024 में नहीं आएंगे, ये उन्होंने कहा है। लोकसभा चुनाव में पीएम चेहरा बनना उनका लक्ष्य है, ये आरोप भी लगाया जा रहा है, ये बातें कही जा रही है, लेकिन वो खुद इससे इत्तेफाक नहीं रखते। 2024 में महागठबंधन को जीत दिलाना उनका मकसद हो सकता है और वो इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। आज उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना उनका मकसद है और इसकी शुरुआत भी आज उन्होंने बयान देकर के कर दी है। पार्टी और परिवार की छवि सुधारना इनके लिए, तेजस्वी यादव के लिए जो कि उप मुख्यमंत्री बिहार के, उनके सामने चुनौती। आरजेडी को मजबूत करना उनके सामने एक बड़ी चुनौती। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में वो अकेले चेहरा थे जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया और 79 सीटें जिताई। अपने दम पर सीएम बनना भी इनके सामने चुनौती होगी, लेकिन क्या ये बीजेपी की तरह करेंगे, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि अपने साथियों को कमजोर किया जाए और फिर खुद को आगे बढ़ाया जाए। ये आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करना तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ले ली है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस नई महागठबंधन की सरकार के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, नीतीश के सामने क्या चैलेंज है, ये भी हम आपको बताते हैं। जेडीयू को टूट से बचाना नीतीश के सामने चुनौती है, क्योंकि बीजेपी अगर वहां पर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है तो क्या जेडीयू को भी तोड़ा जा सकता है। जेडीयू को टूट से बचाना नीतीश कुमार के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हालांकि अब सत्ता में है नीतीश कुमार, तो यहां पर वो नजर रखेंगे। महागठबंधन को एकजुट रखना, क्योंकि फिर से महागठबंधन के तमाम दलों को एकजुट रखना, 7 दलों का समर्थन हासिल है इस सरकार को, तो ऐसे में सभी को एकजुट रखना अपने आप में चुनौती है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से निपटना भी अपने आप में चुनौती है, क्योंकि बीजेपी 77 सीटों पर जीत करके सत्ता की भागीदार बनी थी 2020 में। बिहार में सुशासन यथापित, यानी कि जो स्थिति अभी है, जो कथित तौर पर कहा जाता है कि सुशासन बिहार में, वैसी स्थिति बनी रहे, क्योंकि आरजेडी को लेकर के परसेप्शन जो है बिहार में एक वर्ग का, वो एकदम से क्लियर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी से सामना उन्हें करना पड़ेगा, बीजेपी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हालांकि भ्रष्टाचार के मामले पर ही सरकार से वो अलग हो गए थे 2017 में। परिवार और पार्टी में सामंजस्य बनाना ये तेजस्वी यादव के सामने चुनौती होगी। जंगल राज की छवि को सुधारना, हालांकि वो छवि अब नहीं है, ये बीजेपी भी मानती रही है, नीतीश कुमार भी मानते रहे कि बिहार में अब जंगल राज जैसी स्थिति नहीं है। ब्रांड तेजस्वी बनाना तेजस्वी के सामने एक चुनौती है, हालांकि इस पर बहुत हद तक वो 2020 में कामयाब हुए थे। भ्रष्टाचार और अपराध से निपटना भी इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि आरजेडी का जब रोल रहता है सरकार में तो कहा जाता है कि क्राइम बढ़ जाता है बिहार में, ये परसेप्शन है, ये विचार है। तो तेजस्वी के सामने चैलेंज है भ्रष्टाचार और अपराध से निपटना। अब कैसे साथ आए चाचा भतीजे, ये सुन लेते, ये जान लेते। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आए, एक मंच पर खड़े दिखाई दिए। पिछले मॉनसून सत्र में पीएम से मिलने दोनों पहुंचे थे साथ में, तो साथ कहां से ये साथ की शुरुआत हुई। इसके बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच संवाद शुरू हो गया। जो खटास पैदा हुई थी वो खटास धीरे धीरे कम होती चली गई इन बातचीत के दौरान। कुछ मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच कई बार जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बातचीत हुई है। हालांकि इसे सीधे तौर पर बीजेपी इनकार नहीं करती है, लेकिन जातिगत जनगणना के पक्ष में बीजेपी नहीं है, इसलिए दोनों साथ में आए। रमजान के महीने में नीतीश कुमार 5 साल बाद राबड़ी आवास में गए और वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। दोनों नेताओं के एक साथ बैठने की तस्वीरें, तेजस्वी हो या तेज प्रताप हो, राबड़ी देवी हो, उनके साथ नीतीश कुमार की तस्वीरें सामने आई थी। तेजस्वी के साथ बैठे नजर आए नीतीश कुमार, और वहां से जो साथ में बैठे, अब सत्ता की भागीदारी भी दोनों नेताओं के साथ है। दोनों सत्ता में भागीदार हैं, एक मुख्यमंत्री है और दूसरा उप मुख्यमंत्री है। इसके बाद जेडीयू ने आयोजित की इफ्तार पार्टी, जेडीयू की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया रमजान के महीने में। तो इस तरीके से ये दोनों नेता साथ में आए और अब सरकार साथ में चलाएंगे। इस इफ्तार पार्टी में तेजस्वी की खूब आवभगत की गई, उनका स्वागत किया गया। जिस तरीके से नीतीश कुमार का स्वागत किया गया था राबड़ी आवास में, उसी तरीके से इनका भी स्वागत किया गया तेजस्वी यादव का। इसके बाद अग्निपथ योजना को लेकर जेडीयू और आरजेडी एक मत नजर आए। हाल ही में अग्निवीर जो योजना सरकार ने लॉन्च की, इस पर देश भर में बवाल था, देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और इसी मसले पर सरकार में रहते हुए भी
नीतीश कुमार जो है इस योजना का, उनकी पार्टी जो है विरोध कर रही थी। इस तरीके से इन मुद्दों पर दोनों नेता और दोनों पार्टियां एक साथ आई और आज दोनों एक साथ सत्ता में भी शामिल हैं।